ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आज अपने स्वर्णिम काल में है। 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं। ये पूरा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि नामुमकिन को मुमकिन में किस तरीके से बदला जा सकता है। और इस बीजेपी की इस कला के पीछे का राज सिर्फ 2 शब्दों में छिपा हुआ है। पहला ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आइडियोलॉजी। ये 2 फैक्टर्स मिलकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। विपक्ष के पास आइडियोलॉजी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इसलिए विपक्ष कहां खड़ा है ये किसी से नहीं छुपा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी बीजेपी जैसी होगी तो ममता दीदी जैसी ताकत को भी हिलाया जा सकता है। और यही अगर डर की आइडियोलॉजी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जनता के बीच में डर का संदेश देने लगेगा कि साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, तो फिर अंजाम वही होगा जो आज बंगाल में ममता दीदी का हुआ या 15 साल पहले वामपंथी दलों का हुआ था या केरला में वामपंथी दलों का हुआ है। और एक और खास बात, अगर यही ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी कांग्रेस जैसा बिखरा हुआ होगा कि कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं, कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की चिंता नहीं, तो नींव हर दिन कमजोर होती जाएगी। इसी आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के कॉकटेल के साथ बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आ चुकी है। और चुनाव में आए ट्रेंड और नतीजों के बाद देश भर के चुनाव पर पड़ने वाले असर से ये समझा जा सकता है, क्योंकि इन नतीजों से साफ कर दिया इन नतीजों ने कि आने वाले चुनाव में फ्रीबीज और पोलराइजेशन बढ़ेगा। हालांकि मैं यहाँ बहुत ही सीरियस नोट पर यह बात कहना चाहूंगी कि राजनीति हमेशा विकास के नाम पर ही होनी चाहिए। आज ये जरूरत है कि देश की जनता ये कहे कि डेवलपमेंट क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस दिशा में सरकारें क्या कर रही हैं, वो फंडामेंटल राइट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन जैसी चीजें पूरे हो रही है कि नहीं हो रही। और ये मजबूर करे जनता पॉलिटिकल पार्टीज को कि जब वो चुनाव के लिए निकलें तो अपने मैनिफेस्टो में इन बातों की बात करें, ना कि मुफ्त की बात करें, ना कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें। देखिए, विकास ही वोट का सबसे बेहतरीन पैमाना होगा, अगर तभी हमारी आने वाली जनरेशन सही जगह होंगी और स्थिर होंगी, मजबूत होंगी। इसलिए आने वाले समय में जिस दिशा में ये पॉलिटिक्स जा रही है उसको रोकते हुए हमें उसे विकास की दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। इसीलिए वोट करते समय हम सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि कहीं हम फौरी फायदे के लिए, इमीडिएट फायदों के लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान को तो आमंत्रित नहीं कर रहे। कहीं अकाउंट में चंद रुपयों के आ जाने की खुशी में आप ये नजरअंदाज तो नहीं कर रहे कि राजनीतिक पार्टियों ने आपके वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि रेवड़ी कल्चर की सियासत में सबसे बड़े नुकसान का खतरा वोटर के लिए है। और सत्ता सिर्फ चंद रुपए देकर सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से वोटर का ध्यान हटा सकती है। और बंगाल चुनाव भी इस लिहाज से अलग नहीं था, क्योंकि यहां भी महिला वोटर्स के नाम पर दोनों ओर से बड़े दावे किए गए, खाते में पैसे देने की बात की गई। खैर, बंगाल ने बीजेपी पर भरोसा किया, पर इन चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान के लिए मंथन का समय। ये बात अलग है कि शायद दशकों हो गए वो मंथन करना छोड़ चुकी है। केरल में बेशक वो सत्ता में है, लेकिन असम में उनका वजूद सिर्फ नाम लेने भर का दिख रहा है। और गलती ढूंढने निकलेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की कमजोर कड़ी के चलते सब कुछ नजर आ जाएगा। आला कमान लीडरशिप की कमी यहां पर आपको नजर आ जाएगी। गौरव गोगोई के चेहरे पर कांग्रेस ने वहां पूरा चुनाव पर फोकस किया। गौरव गोगोई बेहद अच्छे नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं, 3 बार के सांसद हैं और राहुल गांधी के भरोसेमंद भी हैं, अच्छे स्पीकर भी। लेकिन असम में उनकी रणनीति पूरी तरीके से फेल रही, क्योंकि टीम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक एक करके निकलते गए और ना ही गौरव गोगोई ने रोका और ना ही जितेंद्र सिंह जो प्रभारी थे उन्होंने रोका और ना ही राहुल गांधी ने रोका। और अब तो बीजेपी ने कांग्रेस को
उल्टे मुस्लिम परस्त पार्टी का तमगा चिपका दिया है, वो बात अलग है। और वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को न जाने किस दिशा में लेकर जाएगी। अब ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक भूल है या फिर नेताओं की कमी, लेकिन अगर आप असम के आंकड़ों को देखेंगे तो सच यही है जो मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया और उस 19 में से 18 चुनाव जीत कर आए। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 80 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे और 31 जीत कर आए। कांग्रेस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बनती जा रही है और जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन किया उसके साथ इन आरोपों को और ज्यादा ताकत मिल गई। ये वही कांग्रेस है जो एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है तो दूसरी तरफ राम मंदिर जाने से कतराती है। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के पास अब अपना कोई वोट बैंक तक नहीं बचा है, क्योंकि हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। मुस्लिम वोट का बंटवारा होता है तो ओवैसी, अखिलेश, बसपा, आरजेडी और दूसरी रीजनल पार्टीज में चला जाता है। बिहार, यूपी में आरजेडी, समाजवादी पार्टी के पास उनका खुद का यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। दलित वोट बैंक मायावती अपना अधिकार समझती है और जाट वोट बैंक के लिए आरएलडी वाले जयंत चौधरी अपनी खाट बिछाए बैठे रहते हैं। याद करिए, एक वक्त था जब कांग्रेस के पास ये सभी वोटर्स हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस ने धीरे धीरे वोट बैंक खो दिया और धीरे धीरे अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने लोग भी खो दिए। कई जानकार कहते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवारों पर जरूरत से ज्यादा दांव खेलना, जो हिंदू वोटों को उनसे दूर कर देता है। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस को मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं करने चाहिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति और स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन एक पॉलिटिकल बैलेंस बना के रखना जरूरी है, क्योंकि आप एक रीजनल पार्टी नहीं है, आप एक नेशनल पार्टी हैं। आप सिर्फ हिंदू वोट बैंक से सियासत में वर्चस्व नहीं पा सकते। आपको अलग तरीके के ज्यादा वोट बैंक की जरूरत होगी अगर आपको लड़ना है नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। और हिंदू एकजुट हो जाए तो कितना बड़ा असर होता है, इस बात का एक एग्जाम्पल गुजरात था, जहां हिंदू वोटर्स ने सरकार बनाई और आज तक वही वोटर्स बीजेपी को पावर में रखे हुए हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल ने उससे भी बड़ा उदाहरण दे दिया और इसका असर आने वाले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा।